नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम अपना चैप्टर फर्स्ट जो कि क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ का है, नेचर एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, उसका सेकंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे। पिछली बार हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे ख़त्म किया था। हायर लेवल मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल यानी कि सुपरवाइजरी लेवल। इसके बाद हमारा आता है पॉइंट नंबर 1.8, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। आगे के आपके कई चैप्टर्स भी इसी पे बेस्ड होंगे, कईयों का नाम ही सेम होगा, प्लानिंग का नाम प्लानिंग और सो ऑन। तो ये आपके फंक्शंस तो है ही, इनको आप स्टेप्स भी कह सकते हो, लेकिन स्टेप्स इन्हें इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्टेप्स किसी प्रोसेस के होते हैं जो ख़त्म होने वाला प्रोसेस हो। मतलब पहले हमने प्लानिंग की, फिर ये पूरी करने के बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग करी, इसे पूरा करने का स्टाफिंग की। अगर ऐसा होता तो ये फंक्शंस प्रोसेस होते यानी कि स्टेप्स होते। ठीक है। अब मैनेजमेंट में क्या है, प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग शुरू हो सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के चलते मोर प्लानिंग कैन को एग्जिस्ट विद इट। ऐसे ही हमारा जो स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, ये सब प्रोसेस एक के बाद एक चालू हो जाता है, लेकिन पिछले वाले रुकते नहीं हैं। यानी कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर चुके हैं तो प्लानिंग ख़त्म हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पेशली जब आप ऐसे करते करते कंट्रोलिंग पे पहुंचते हैं, तो कंट्रोलिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है आगे की प्लानिंग का बेस बनने का, और इसीलिए ये एक साइकिल जैसी है। ठीक, अब इनका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले प्लानिंग क्या है? जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा है कि पहले से ये जानना, पहले से ये तय करना कि हमें क्या काम करना है ना, कैसे, कब करना है और किस तरह से करना है। इसके अलावा इस काम को करेगा कौन, जैसे कई काम है अगर और कई लोग भी हैं तो किस काम को कौन करेगा, ये सब कुछ तय करना प्लानिंग कहलाती है। इसमें हमें अपने गोल सेट करने होते हैं। इसके अलावा कुछ वेज निकालने होते हैं, डेवलप करने होते हैं, जिससे पता चल सके कि कैसे इन गोल्स को जो हमने सेट किया है उन्हें हम एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव करेंगे। ठीक है। हमने पहले भी देखा है कि एफिशिएंटली करना, इफ़ेक्टिवली पूरा करना, इस सब का मतलब क्या है? समय से करना, बिना किसी गलती के पूरा करना। ठीक है। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बट इट कैन प्रिडिक्ट देम, है ना। आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर लो, बहुत टाइम, बहुत एफर्ट दो प्लानिंग पे, आपकी स्किल्स भी बहुत अच्छी हो इस काम को करने में, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं आप कह सकते कि आपके सामने आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन किस किस तरीके की आएंगी और इमीडिएट अर्जेंटली उसका क्या सल्यूशन निकल सकता होगा, उसकी तैयारी, ये प्लानिंग कहलाती है। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। एक बार एक स्पेसिफिक प्लान स्टैब्लिश हो गया है ना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन गोल ये है, इस तक पहुंचने का प्लान ये है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ये देखता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज चाहिए इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, और किस पोस्ट पे या किस कैटेगरी में, किस ग्रुप में क्या क्या काम रहेंगे, है ना, उनकी ड्यूटी असाइन करना, टास्क की ग्रुपिंग करना। ठीक है। रिसोर्सेज जो चाहिए वो एलोकेट करना, जैसे कि एक फैक्ट्री होगी, एक ऑफिस होगा किसी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, तो उस फैक्ट्री में क्या क्या चाहिए होगा, कौन कौन सी यूनिट्स लगेंगी, किस यूनिट में कितने लोग रहेंगे, उस लोग में, उन लोगों में
किन कौन सी वैरायटी ऑफ पोस्ट होंगी, किस पोस्ट का क्या काम होगा, है ना। ऑफिस है तो ऑफिस में क्या फर्नीचर चाहिए होगा, कितने कंप्यूटर या टेक्निकल इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें जो है करना, इसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अलग अलग बिजनेस का डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। तो जितने भी आपके बिजनेस है ना, वो जिस उस पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनका ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पूरा किया जाता है। फिर आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होगा, अब आपने जिस तरीके से ऊपर ऑर्गेनाइजिंग में और सॉरी प्लान में आपने जो भी अपने गोल्स बनाए होंगे, किस काम को कौन करेगा ये सोचा होगा। ऑर्गेनाइजिंग में आपने फर्दर ये सोचा होगा कि हाँ भाई ये सेक्शन में इतने लोग रहेंगे, ये लीडर रहेगा, लीडर का ये काम होगा, ये सब एक्सेट्रा, है ना। इनके लिए क्या फर्नीचर रहेगा, क्या इनके लिए इक्विपमेंट्स मशीनरी रहेगी अगर फैक्ट्री में काम करें तो उस तरीके से आपने सब कुछ अपने प्लान और ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब आपको चाहिए लोग, उन पोस्ट को फिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो इस ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करना पड़ता है, हायर करना पड़ता है, ठीक है। फिर कई बार आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। वैसे तो आप कोशिश करते हो कि पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए हैं उस काम को करने वाले बंदे में, तो उस तरीके से आप राइट पर्सन को ढूंढते हो, है ना। तो उनको पूरा रिक्रूटमेंट से लेके सिलेक्शन प्लेसमेंट, है ना, अगर कोई ट्रेनिंग चाहिए तो वो, ये पूरा प्रोसेस स्टाफिंग कहलाता है, ठीक। फिर आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग में आ जाता है आपका सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, कम्युनिकेटिंग, है ना। किनके बीच में, जो भी आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज है उनके बीच में। आपने ऊपर देखा भी था कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है ना। नहीं सॉरी, आगे आप देखोगे भी, है ना। एक ग्राफ आपको मिलेगा ये वाला, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ज़्यादातर क्या आता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आता है। जो सीईओ, सीएफओ, एमडी, चेयरमैन होते हैं, ये क्या करते हैं, बिजनेस कैसे रन करेगा उसका प्लान बनाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मोस्टली काम क्या होता है, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, मतलब कि रिक्रूटमेंट करना, लोगों को काम बताना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना, कहीं कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कंट्रोलिंग, जो कौन करता है पूरी तरह से लोअर लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, ये ग्राफ ऐसे बनने का मतलब ये नहीं है कि टॉप लेवल कभी स्टाफिंग में पार्ट नहीं ले सकता, डायरेक्टिंग में नहीं ले सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मिडिल लेवल को स्टाफ कौन करेगा, है कि नहीं, उनको सेलेक्ट करके रिक्रूट करके कौन लाएगा। ऐसे ही लोअर लेवल कुछ भी स्टाफिंग नहीं कर सकता, डायरेक्टिंग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा किसका है, प्लानिंग का मोस्ट ऑफ द परसेंटेज टॉप लेवल करता है, कंट्रोलिंग का मोस्ट ऑफ द परसेंटेज लोअर लेवल करता है, ठीक। और चूंकि देख रहे हैं आप डायरेक्टिंग काफ़ी नीचे है, इसीलिए कुछ डायरेक्टिंग लोअर लेवल भी कर रहा होता है, जैसा कि मैंने भी आपको ऊपर बताया था। कंट्रोलिंग में क्या है, चेक करना, ठीक है। डायरेक्शन और कंट्रोलिंग में फ़र्क है। डायरेक्शन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आप थोड़ा ज़्यादा वैसी चीज़ें करते हो जो और हर कोई नहीं कर सकता। जितना ऊपर लेवल का यानी कि जितना पहला स्टेप होगा इस प्रोसेस का या इस इन फंक्शंस का जितना इनिशियल फंक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्रिटिकल होगा। अब डायरेक्टिंग में आप मोटिवेट भी करोगे। कंट्रोलिंग में क्या है, वो लोग कर रहे हैं ये जो उनके बीच है, जो खुद भी शायद काम कर रहे हो, है ना। जैसे क्लास में आपके स्कूल में मॉनिटर बनता है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो स्टूडेंट नहीं रह जाता, उसका एग्ज़ाम नहीं होगा या उसे पढ़ाई नहीं करनी, ऐसा तो है नहीं। वैसे ही कंट्रोलिंग यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट उन्हीं ग्रुप में से ग्रुप लीडर होता है, उन्हीं में से कोई सुपरवाइज़र होता है ना। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं कि उन्हें भी वो काम खुद भी करना होता है। तो जिन्हें खुद वो काम भी करना है वो
लीड तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेट कैसे करेंगे, है ना। तो इसीलिए डायरेक्टिंग में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो थोड़े ऊपर के मैनेजर ही कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोलिंग में क्या है, सबको काम याद दिलाते रहना, सबसे काम करवाते रहना, उनसे पता करना काम हुआ नहीं हुआ, है ना। परफॉर्मेंस पिछले महीने की, इस महीने की कैसी थी, ये सब काम होते हैं कंट्रोलिंग में। ठीक, तो ये थे आपके 5 फंक्शन: प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सॉरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक, लेवल्स हमने पढ़े ही थे और उन्हीं लेवल्स में इसको फिट कर दिया गया है। इसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन। ये अपने आप में एक चैप्टर जैसा है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। भाई प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर 2-3 लोग ही हैं केवल प्लान करने के लिए, तो उनमें भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। वर्ड का मतलब तो आप समझती है, तो यहाँ लिखा हुआ कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। तो ये लगभग मैनेजमेंट जैसा ही है कि सबकी एक्टिविटीज, जितना भी स्टाफ है, उनकी एक्टिविटीज को साथ में लाना, ठीक है, और जो कॉमन गोल है यानी कि हमारी फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको अचीव करने की ओर डायरेक्ट करना, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, कुछ कुछ मैनेजमेंट से मिलती जुलती डेफिनेशन है, क्योंकि मैनेजमेंट का एसेंस है, ये कहा भी जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमें सारे फंक्शंस में हमें कोऑर्डिनेशन मिलेगा। जैसे कि प्लानिंग में मैंने आपको बताया कि अगर 2 ही 3 लोग हैं, सीईओ है, एमडी है, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं मान लीजिए, है ना, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। वैसे ही कोऑर्डिनेशन आपका उसमें भी ज़रूरत होता है, ऑर्गेनाइजिंग, कि जब आपने जो है क्या कहते हैं कि जो भी आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसने मिलके चॉक आउट किया जितना भी आपका फर्नीचर चाहिए था, इक्विपमेंट चाहिए थे, जितनी भी पोस्ट क्रिएट करनी थी, किस पोस्ट पे क्या काम डिस्ट्रीब्यूट करना था, अलॉट करना था, है ना, ये सब चीज़ें जितने भी लोग मिलकर डिसाइड कर रहे थे, जितने भी टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजर्स, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तभी काम ढंग से तय हो पाएगा और एग्जीक्यूट हो पाएगा। फिर ये कोऑर्डिनेशन बढ़ता चला जाता है, मतलब इसकी नीड जो है वो बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे आप नीचे के फंक्शन में पहुँचते हो। जब आप कंट्रोलिंग में पहुँचते हो तो ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कि सिर्फ एक ख़राब कंट्रोलिंग या जिसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसी कंट्रोलिंग के कारण जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और स्टाफ भी सफ़र करता है। जैसे कि नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट से बताया गया था कि भाई आपको बीच बीच में काम पे चेक रखना है अपना कि भाई ये काम समय पे हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी वाइज अच्छा हो रहा है कि नहीं, रेगुलर है कि नहीं, और हर बार पिछले वाले के कंपैरिजन में बेटर है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। ठीक? अब इस चक्कर में लोअर लेवल मैनेजमेंट को खाली ये समझ में है कि भाई हमें हुक्म चलाना है, हमें जो है हम राजा है अब अपने ही साथियों के, और हम बस ऑर्डर पास करेंगे हम काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑर्डर देंगे। इस तरीके की सोच बीच में आ जाती है, क्योंकि वाइडर हो जाता है जो एरिया है, स्कोप है ना। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट में अगर एक व्यक्ति है तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कम से कम 20 लोग हो जाएंगे। तो इस वजह से क्योंकि स्कोप बढ़ता है तो चांसेस भी बढ़ जाते हैं कोऑर्डिनेशन के गायब होने के। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि हर मैनेजरल फंक्शन में चाहिए, अभी मैंने आपको बताया, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कुछ भी हो, सब में आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। हर लेवल पे होती है, क्योंकि ये काम कौन कर रहा है? टॉप, मिडिल और लोअर लेवल ही कर रहा है, तो उस लेवल में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इसी वजह से कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। नेचर, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कई लोग अलग अलग काम अपना अपना कर रहे हैं, एक ही फर्म में कर रहे हैं, एक ही फर्म के लिए कर रहे हैं, उसकी ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है, उसका पर्पस जो है पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए उसको इंटीग्रेट करता है। कौन इंटीग्रेट करता है? कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन की मदद से ही ग्रुप एफर्ट्स इंटीग्रेट हो पाते हैं। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। उस यही और फर्दर अगर आप आगे बढ़ोगे तो एक यूनिटी होती है सबके कामों में, है ना। एक यूनिटी की ज़रूरत होती है कि मिलजुल के कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं और सबको ध्यान में लेके चल रहा है हर व्यक्ति। तो इस तरीके की यूनिटी कब हो सकती है, जब कोऑर्डिनेशन मौजूद हो सबके बीच में। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं कि आज कोऑर्डिनेशन था तो काम हो गया, नहीं, ये हर समय हर तरह से हर लेवल पे मौजूद होना चाहिए। ठीक है, एक काम नहीं है जो एक खत्म हो जाए, करके खत्म कर दिया जाए। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन क्या है, एक क्वालिटी है मैनेजमेंट की, एक ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद क्वालिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जो हर जगह लागू होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हर जगह मौजूद होना चाहिए, जैसा कि ऊपर हमने देखा हर लेवल में होना चाहिए, हर फंक्शन पे में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो हर डिपार्टमेंट में हो, जिससे कि केओस ना हो, कोई एक्टिविटी ओवरलैप ना हो, एक्सेट्रा। ठीक, हार्मनी मेंटेन रहे। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जैसा कि ऊपर भी हमने पढ़ा कि हर एक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। ये ऐसा नहीं है कि आप इसे ज़बरदस्ती लागू करवा दो। अगर आप एक मैनेजर हो और आपसे कहा गया है कि भैया कोऑर्डिनेशन मौजूद रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब नहीं कि बाय फोर्स आप जो ऐसे अचीव कर लोगे। नहीं, ये स्पॉन्टेनियसली अकर होती है कि भाई आज हमने कह दिया या कुछ भी ऐसा एक्ट करा जिससे कि कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो सके, तो ऐसा नहीं है वो क्रिएट हो जाएगा। ये एक झटके में होने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए पूरा प्लानिंग ज़रूरत होती है, प्रोसेस ज़रूरत होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि जो एफर्ट्स है इंडिविजुअल के वो इंटीग्रेट हो सके, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग स्पेशलिस्ट के जो एफर्ट है वो इंटीग्रेट हो सके। ठीक है, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं या इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस चीज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, रिसोर्स के लिए। ठीक है, तो आपकी जो अपनी रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म आप अकेले नहीं कर सकते, आपको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है, उसका साइज़ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते जाते हैं और हर इंडिविजुअल अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, उसके अलग अलग इंटरेस्ट है, हैबिट है, काम करने के तरीके हैं, गोल्स भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं सभी को। तो इसीलिए कई बार ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनके एफर्ट्स को, एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट किया जा सके। ठीक, तो ग्रोथ इन साइज एक कारण है कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत आपको हमेशा रहेगी, या जो हमने कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का एक कारण है। ये बना रहेगा तो साइज ग्रो होने से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में कई कई एक्टिविटीज़ है, फंक्शन है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिवीजन और सेक्शन द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो इन सबके अपने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, अपनी पॉलिसी हो सकती है, अपना काम करने का तरीका हो सकता है। तो इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के कारण ऑर्गेनाइजेशन को ना झेलना पड़े और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन मौजूद हो, इनकी एक्टिविटीज सिंक करने के लिए। फिर आते हैं स्पेशलाइजेशन। क्योंकि कई सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाती है, टास्क बहुत डाइवर्स होते चले जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें कई सारे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें हायर करना पड़ता है। और वो अक्सर समझते हैं कि वो एक अकेले क्वालिफाइड है
किसी को भी इवेल्युएट जज करने के लिए या डिसाइड करने के लिए, है ना, जब भी बात उनके प्रोफेशनल क्राइटेरिया की हो। वो कई बार एडवाइस से सजेशन भी नहीं लेते जब भी उनके एरिया के मैटर्स की बात होती है। तो इस वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है कई सारे स्पेशलिस्ट में आपस में और उनका और ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन क्या मदद करता है? कोऑर्डिनेशन मदद करता है कि इनकी जो अप्रोच में डिफरेंस है उनको रिकनसाइल करे, उनके इंटरेस्ट और ओपिनियन को जोड़े, इंटीग्रेट करे। ठीक, इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। चैप्टर 2 रहेगा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।